नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम। तो पेपर नंबर का 1 का नाम है आपके फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के दार्शनिक आधार, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आज आपकी जो क्लास होगी ये महासंग्राम क्लास होगी। कैसी होगी? महासंग्राम क्लास होगी, जो आपकी परीक्षा 2024-25 में होने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसको हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो के अंतर्गत ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपके आज क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद का जो वीडियो आपका आएगा उसमें आपका दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न, या आप कह सकते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का, दो वीडियो में बनाऊंगा। एक पेपर का दो वीडियो, जिसमें आपके दो पीडीएफ तैयार किए जाएंगे। पहला पीडीएफ आपको ये दे दिया जाएगा और इसके बाद एक पीडीएफ आपको और दे दिया जाएगा। तो एक पेपर के दो पीडीएफ बनेंगे, मतलब टोटल 4 पेपर होने वाले हैं। 8 पीडीएफ आपको 8 पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, पहली क्लास है। ठीक है, इसके बाद की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और आपको क्लासेस चाहिए, तो क्लासेस के लिए तो आपको कमेंट करना होगा क्लास सेकंड। ठीक है, आराम से आपको क्लास सेकंड मिल जाएगा। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स देने होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब तक कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई रुपया नहीं खर्च करते हैं, तब तक आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं मांगने वाला हूं, ना आपसे वो मांगने वाला हूं। जितना कीमत है उतनी ही मांगूंगा। मेरा यहाँ पे टोटल खर्चा आपका मान लीजिए 50 रुपये होने वाला है। ठीक है, एक व्यक्ति से मुझे 50 रुपये चाहिए। कितने? 50 रुपये अगर आप देते हैं, और अगर आपको कहीं पे भी सीरीज नहीं मिल रही है, तो आपको, वैसे अगर आप खरीदते हैं तो सीरीज कितने रुपए की? 50 से 60 रुपये में एक सीरीज खरीदते हैं। चारों सीरीज आपको खरीदनी पड़ती हैं, तो कितने रुपए आपके खर्च हो जाते हैं? आपके 200 से लेकर के 300 रुपये, आराम से 200 से 250 रुपये खर्च हो जाते हैं। बट मैं आपसे केवल 50 रुपये यहाँ पे पेड करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ। 50 रुपये अगर आप देंगे तो आपको यहाँ पर कितने? 8 के 8 पीडीएफ्स बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी अगर आप चाहेंगे तो इसके एक एक पीडीएफ और, मतलब टोटल 9 पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे 8 पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलने तय ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे आप लोग 89480158 अगर आप इसको खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल वीडियो देखिए, वीडियो तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर पीडीएफ से एक बार हम रिवीजन कर सकते हैं, जब मर्जी कहे तब पढ़ सकते हैं, जितनी स्पीड में चाहे उतनी स्पीड में पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो सर बार बार वीडियोज़ को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, हम जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं उस हिसाब से। तो आप ये 8948015857 पे आपको आना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा सर मुझे शिक्षा शास्त्र प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 1 का जो है क्या चाहिए, या शिक्षा शास्त्र लिखिए, पेपर 1 मत लिखिए, आप लिखिए शिक्षा शास्त्र का हमें पीडीएफ चाहिए। आपको मैं एक स्कैनर भेजूंगा, उस पर आपको 50 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके बाद आपको एक के बाद एक पीडीएफ जैसे तैयार होते जाएंगे आपके पेपर से पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बट एक बार आप सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस सिलेबस का पीडीएफ देने वाला हूँ वो सिलेबस भी, पहले आप क्या कीजिएगा, सिलेबस आप जब आप कमेंट करेंगे मैं आपको सिलेबस भेजूंगा। ठीक है, कमेंट क्या मतलब व्हाट्सएप पे आएंगे तो मैं आपको सिलेबस भेजूंगा, आप उस सिलेबस से मैच करा लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप आराम से खरीद लीजिए और पढ़ाई कीजिए धड़ल्ले के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के जो है रिलीज करवाए जाएंगे, क्योंकि अक्सर पीडीएफ की मांग होती रहती है और कोई बंदा तैयार नहीं होता भैया ऐसे फ्री में काम करने के लिए, कि भैया इतने रुपए में, आप थोड़ा बहुत रुपया अगर दो भी तो उतने में तैयार नहीं होता, तो उसके लिए पीडीएफ बनाने में समय लगता है, खर्चा लगता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 50 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका ये पीडीएफ तैयार किया गया है, इसमें लगभग 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले आपका सेमेस्टर वाइज जो है सब कुछ शुरू किया गया था, पेपर शुरू किया गया था। ये तीनों सेमेस्टर के
घूम घुमा के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पिछले 3 वर्षों के जो प्रश्न हैं वो आपको बताए गए हैं। एक एक प्रश्न को शुरू करते हैं। चूंकि आपके पेपर का नाम है क्या, शिक्षा के दार्शनिक आधार, तो पहले हमें शिक्षा दर्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। मतलब आपको शिक्षा दर्शन की परिभाषा देनी है। कैसे आप देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हुए होंगे, पहले से पढ़ रखे होंगे, तो आराम से इनका जवाब आप दे ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जवाब आपको कैसे देना है। पहला प्रश्न आपका क्या है, शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कौन, कनिंघम महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है, लिखते हैं प्रथम, मतलब कि पहली बात, दर्शन जो है वो सभी वस्तुओं का विज्ञान है। मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं उन सभी का विज्ञान क्या है, दर्शन है, ठीक है। ये पहली बात वो बताते हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को, उनके सभी मुख्य पक्षों को देखता है। मतलब बोलते हैं चूंकि ये सभी वस्तुओं का विज्ञान है, दर्शन क्या है, सभी वस्तुओं का विज्ञान है। इस प्रकार से अगर देखें तो जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं, शिक्षा के जितने भी मुख्य पक्ष हैं उन सभी को देखता है, शिक्षा की सभी समस्याओं को और उसके जितने मुख्य पक्ष हैं उन सभी को देखने का कार्य कौन करता है, दर्शन करता है, या आप कह सकते हैं शिक्षा दर्शन करता है। दूसरी बात कनिंघम महोदय जी लिखते हैं, द्वितीय लिखते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। मतलब जो दर्शन है वो जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंतिम तर्क क्या है, मतलब लास्ट डिसीजन क्या होगा अंतिम तर्कों एवं कारणों का, मतलब किस कारण से यह घटना घटित हुई है, क्या कारण है कि जिसके कारण से ये चीजें हमारे सामने आई हैं, उन कारणों के माध्यम से जानने का क्या हो जाता है, ये आपका विज्ञान हो जाता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इसीलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्रों में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन करने के लिए छोड़ देता है जो तात्कालिक हैं तथा जिनका वैधानिक विधि से सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें छात्र योग्यता के मापन की समस्या, मतलब पूरी बात अगर आप मोटी मोटा समझना चाहें तो कनिंघम महोदय ने शिक्षा दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा कि पहली बात तो जो दर्शन है वो सभी वस्तुओं का विज्ञान है, ठीक है। इस कारण से जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा की जो भी समस्याएं हैं और शिक्षा के जो प्रमुख पक्ष हैं उन सभी को देखने का, मतलब निगरानी रखने का कार्य करता है। दूसरी बात बताते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। किसी भी वस्तु के अगर आप अंतिम तर्क को जानना चाहते हैं, उसके कारण और उसके माध्यम को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दर्शन का सहारा लेना होता है। तो दर्शन क्या करता है, सभी वस्तुओं के अंतिम तर्कों एवं कारणों एवं उनके माध्यमों को जानने का क्या करता है, विज्ञान है, एक तरीके का साइंस है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, उन सभी का क्या करता है, अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन सभी समस्याओं को अध्ययन करने के लिए छोड़ देता है। मतलब ऐसी समस्याओं को शिक्षा विज्ञान के लिए छोड़ देता है जो कि तात्कालिक है। तात्कालिक मतलब जो आपको प्रेजेंट टाइम में दिखाई पड़ रही हैं तथा उनका वैधानिक विधि से सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उनको हम क्या कर सकते हैं, अगर वैधानिक विधि से पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक विधि भी देते हैं कि छात्र योग्यता के मापने की जो समस्या है, इसको उदाहरण के तौर पे उन्होंने दे दिया। इसका जो है क्या होता है, इसको शिक्षा विज्ञान के द्वारा ही अध्ययन इनका किया जाता है, ठीक है। क्या, छात्र योग्यता मापन की जो समस्या है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है। जो शिक्षा दर्शन है, जैसे हम दर्शन शास्त्र को एक विषय के रूप में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा दर्शन को भी एक विषय के रूप में देखते हैं, जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं कि हम ये चीज कह सकते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है वो दर्शन शास्त्र की तरह ही एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, और जो क्या करता है कि शिक्षा की जो समस्याएं हैं, जो गहन समस्याएं हैं, उनका तर्कपूर्ण ढंग से क्या करता है, उनके ऊपर वो विचार करता है, और जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं उनका दार्शनिक ढंग से हल निकालने का वो प्रयास भी करता है, उनको सॉल्व करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, ठीक है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण शिक्षा दर्शन कहलाता है। मतलब जो शिक्षा के विभिन्न अंग हैं, मतलब कई सारे शिक्षा के अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। शिक्षा में जब आप जाएंगे, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो कई अलग अलग अंग हैं, विद्यालय हैं, पाठ्यक्रम है, टीचर है, अध्यापक है, बालक है, ऐसे कई सारे अंग हैं। तो उनके संबंध में दार्शनिक विचारों
का निर्धारण ही क्या कहलाता है? शिक्षा दर्शन कहलाता है। अगर एक लाइन में आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं। आई होप आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो मुफ्त में मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। पीडीएफ के लिए बाकी सब कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। आपको पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और बाकी आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और ये मेहनत के पैसे हैं जो दूसरे को हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना तो पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है? जो शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र मतलब शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, या आप कह सकते हैं शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र कितना बड़ा है, उनको हमें संक्षिप्त में बताना है, छोटे में बता देना है क्या उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं। तो आप लिखेंगे वस्तुतः शिक्षा की प्रत्येक क्रिया को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है। मतलब कहते हैं शिक्षा की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी को हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा का अर्थ क्या होगा, शिक्षण विधि कैसी अपनाई जाएगी, शिक्षक कौन होंगे, प्रशासन कैसा होगा, पर्यवेक्षण कैसा होगा, नियोजन कैसा होगा, परीक्षण विधि कैसी की जाएगी और किस परीक्षण विधि का यूज किया जाएगा, किस परीक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा, शिक्षार्थी कौन होंगे, आदि अनेक कार्यों को हम क्या करते हैं शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही क्या कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं फिर भी संक्षेप में देखा जाए तो शिक्षा दर्शन के क्षेत्र जो है शिक्षण विधि, शिक्षक तथा शिक्षार्थी का संबंध ही माना जा सकता है। मतलब अगर आप संक्षेप में इन चीज़ों को जानना चाहें तो आप ये भी कह के बात को ख़त्म कर सकते हैं कि शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण आता है, मतलब हमें क्या पढ़ाना है, शिक्षण विधि आती है, कैसे पढ़ाना है, शिक्षक आते हैं, कौन पढ़ाएगा, शिक्षार्थी आता है, कौन पढ़ेगा। इनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें क्या आती हैं, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आती हैं। इन चीज़ों को आप संक्षेप में बता सकते हैं। आगे लिखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र मतलब उसका राष्ट्रीय चरित्र कैसा होगा उसका निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। और इस शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने में दर्शन का प्रमुख हाथ होता है। मतलब कह रहे हैं और जो इस शिक्षण का स्वरूप है इसको निर्धारित करने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, दर्शन का होता है, या आप कह सकते हैं प्रमुख हाथ किसका होता है, दर्शन का होता है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का जवाब भी आप दे दीजिएगा कि शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को प्रयास करेंगे जान लें यहाँ पे, ठीक है। यह आप देख सकते हैं कि इन प्रश्न ऐसे हैं कि जिनको हम लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में भी यूज कर सकते हैं। लगभग 200 शब्द हैं, आप जोड़ गांठ करना चाहें गिन सकते हैं और अगर ना भी पूरे हों तो आप थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चीज़ों को बनाकर भी थोड़ा बहुत बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गद्यात्मक पहलू है, संक्षेप में बताइए। मतलब एक छोटा सा कोटेशन आपको दिया गया है। क्या कहा गया है कि शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र का एक गत्यात्मक पहलू है। दर्शन शास्त्र का एक ऐसा पहलू है जो चल रहा है। गत्यात्मक का मतलब क्या हुआ, चल रहा है, जिसको आप कहेंगे मोशन में है, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, दर्शन शास्त्र का एक गत्यात्मक पहलू है। इस कोटेशन के बारे में, इस कथन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, संक्षेप में बताइए। यही केवल पूछा गया है। तो आप लिखेंगे शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है, अर्थात मतलब इसको हम और क्या कह सकते हैं, शिक्षा द्वारा जीवन के लक्ष्य भी प्रभावित हुआ करते हैं। जो शिक्षा है उसके द्वारा जो हमारे जीवन के टारगेट होते हैं, हमारे लाइफ के जो छोटे मोटे टारगेट होते हैं, छोटे टारगेट हों चाहे बड़े टारगेट हों, वे सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं और विचारों का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सोशल नीड्स जिसे हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं जो हमारे विचार हैं, इन सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा ही होता है। और इनमें जीवन का लक्ष्य भी प्रभावित होता रहता है। और इनसे क्या होता है, इनसे हमारे जीवन के जो टारगेट्स हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर असर पड़ता रहता है। दार्शनिक शैक्षिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जीवन की दशाओं पर चिंतन मनन और तर्क करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो दार्शनिक शैक्षिक विकास है
ठीक है। दार्शनिक शैक्षिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, जो दार्शनिक शैक्षिक विकास है उसकी आवश्यकता को जो हम क्या करते हैं अपने ध्यान में रख करके जीवन की दशाओं के ऊपर चिंतन करते हैं, उनके ऊपर मनन करते हैं, और जो जीवन की दशाएं हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, और जीवन के लक्ष्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। हमारे जो जीवन के टारगेट हैं, जब हमें लगते हैं कि ये सही नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, जब उसमें हम परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार दार्शनिकों की विचारधारा अर्थात दर्शन शास्त्र द्वारा जीवन लक्ष्य का निर्धारण होता है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार से अगर देखें तो जो दार्शनिक होते हैं उनकी विचारधारा या फिर आप कह सकते हैं दर्शन शास्त्र द्वारा जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, हमारे लाइफ के जो टारगेट्स होते हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये आप तीसरे नंबर प्रश्न के अंतर्गत ये सारी चीजें बता सकते हैं। आई होप आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रकृतवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। मतलब प्रकृतवाद के कितने प्रकार हैं उन सभी के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रकृतवादी बालक को प्राकृतिक साधनों के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक स्वाक्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। प्रकृतवाद के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। मतलब यहां पर बताना चाहते हैं जो प्रकृतवादी बालक होते हैं वे क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, उनके द्वारा क्या प्राकृतिक वातावरण में, मतलब कि ऐसा नहीं हम जो वातावरण खुद बनाते हैं, कृत्रिम वातावरण जो खुद बनाते हैं उस तरीके का नहीं, जो प्राकृतिक वातावरण प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उस वातावरण में स्वाभाविक स्वक्रिया के द्वारा, मतलब जो हम खुद से करें। स्वक्रिया क्या होता है, जो व्यक्ति खुद से करता है, तो बालक खुद के द्वारा करने के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, प्रकृतवादी जो होते हैं वह बालक को चाहते हैं कि प्राकृतिक जो साधन दिए गए हैं उसके द्वारा प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक स्वक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण प्राप्त करे, यह प्रकृतवादी चाहते हैं। प्रकृतवाद के निम्नलिखित 3 प्रकार दिए गए हैं। कितने प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार आपका दिया गया है भौतिकवादी प्रकृतवाद। क्या दिया गया है, भौतिकवादी प्रकृतवाद। अब भौतिकवादी प्रकृतवाद क्या होता है, प्रकृति के बाह्य नियमों का मनुष्य पर प्रभाव, इसका शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बोल रहे हैं जो प्रकृति के बाह्य नियम है, प्रकृति के बाहर जो नियम बनाए गए हैं उनका क्या होता है, मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, मनुष्य के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, परंतु इसका प्रभाव शिक्षा के ऊपर नहीं पड़ता है। ये आपका भौतिकवादी प्रकृतवाद है। दूसरा आपका है यंत्रवादी प्रकृतवाद। इसमें क्या होता है, मनुष्य यंत्रवत पुद्गल और गति से निर्मित है। मतलब बोल रहे हैं जो मनुष्य है वो यंत्रवत पुद्गल और गति से निर्मित है। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कई प्रकार के यंत्रों से, मशीनों से घिरा हुआ है और उन्हीं के द्वारा वो आगे बढ़ पा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं क्या, गति से निर्मित है, मतलब उसी के द्वारा वो बढ़ पा रहा है, आगे अपना जीवन कर जी पा रहा है। मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं, मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं, मनुष्य मतलब होश में है या नहीं है इसके ऊपर विश्वास नहीं। पशुवत आचरण व मानव आचरण में कोई भेद नहीं है। यंत्रवादी प्रकृतवादी क्या कहता है कि जो पशुवत मतलब जो पशु का आचरण होता है और जो मानव का आचरण होता है, इन दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता है, दोनों एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। तीसरा जो आपका प्रकृतवाद है वो है जीव विज्ञान का प्रकृतवाद। इसमें मनुष्य का विकास सिद्धांत के आधार पर विकास, मतलब मनुष्य का विकास सिद्धांत जो होता है उसके आधार पर क्या डेवलपमेंट देखा जाता है कि जो विकास का सिद्धांत है उसके आधार पर मनुष्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपके जीव विज्ञान के प्रकृतवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आई होप ये आपका चौथा नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है, और कमेंट में बताते रहो सर मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, चलिए दूसरी क्लास जल्दी ही आपके लिए लाई जाएगी। फिलहाल अभी आप एक क्लास देख कर ये फुर्सत कीजिए, 2-3 दिन का गैप दीजिए, उसमें हम और भी सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, उनको कवर कर लें, उसके बाद आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकृतवाद व शिक्षक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब प्रकृतवाद में शिक्षक के लिए क्या कल्पनाएं की गई हैं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में, शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए, उसका शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकृतवाद में शिक्षक
के बारे में, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रकृतवादी शिक्षा योजना में शिक्षक का स्थान क्या है, गौड़ है। मतलब शिक्षक को बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जा रहा है, बस एक तरीके से माना जाता है शिक्षक जाके वहाँ पे पहुँच जाए, उपस्थित हो जाए, देख रेख करे, कोई उसका खास वैल्यू नहीं दी जा रही है, ठीक है। किसमें, प्रकृतवाद में। प्रकृतवादियों के अनुसार प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है। क्या मानते हैं प्रकृतवादी जितने हैं, वह मानते हैं कि बालक का वास्तविक टीचर कौन है, प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति जो सिखा देगी वो एक कोई कृत्रिम टीचर या आप कह सकते हैं बनाया गया टीचर नहीं पढ़ा सकता है, बनाया गया शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है। तथा शिक्षक का कार्य केवल बालक के स्वाभाविक विकास के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना है। क्या कहते हैं कि जो शिक्षक का कार्य है वह केवल क्या है, बालक के लिए स्वाभाविक विकास कर सके, मतलब बालक स्वाभाविक विकास कर सके, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाए, ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें बालक का स्वाभाविक विकास हो सके। इस प्रकार के यही कार्य क्या होता है, शिक्षक का कार्य होता है किसमें, प्रकृतवाद में। ये आप बता सकते हैं। इस विषय में जो है रास महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह है पर्दे के पीछे। मतलब रास महोदय बताते हैं कि टीचर का स्थान अगर कोई है तो क्या है, पर्दे के पीछे। मतलब मुख्य किरदार नहीं है बट बैकग्राउंड में वो होना आवश्यक है, ठीक है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, मतलब ऐसा वो केवल ध्यान रखे कि बालक बिगड़ने ना पाए, ठीक है, उनका निरीक्षण करता रहे, ना कि उनके सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्तियों को देने वाला या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। मतलब बोलते हैं कि टीचर केवल क्या है, बालक का निरीक्षण करेगा, वो उनको सूचना नहीं देगा, उनको विचार नहीं बताएगा, ना ही अपने बताए हुए आदर्श उनके ऊपर थोपेगा, ना उनको इच्छा शक्ति देगा कि तुम इस प्रकार से सोचो, ये करो, उनको इच्छा शक्ति भी नहीं देगा। वो केवल उनके चरित्र का निर्माण करेगा। क्या करेगा, उसके चरित्र का निर्माण करेगा। टीचर का केवल यही कार्य है, बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा। मतलब क्या बोलते हैं, बालक जो है वो खुद सूचनाओं को इकट्ठा कर लेगा, विचारों को बना भी लेगा, आदर्श भी तैयार कर लेगा, ठीक है, और साथ ही साथ वो अपनी इच्छा शक्ति भी बना लेगा और अपने चरित्र का निर्माण भी कर लेगा। ये सब बालक खुद कर सकता है। ये आपके कौन कहते हैं, रास महोदय जी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रकृतवाद की शिक्षण विधियों को संक्षेप में बताइए। मतलब प्रकृतवाद में कौन सी शिक्षण विधियां यूज की जा रही हैं, कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है या आप कह सकते हैं टीचिंग मेथड है जो प्रकृतवाद में यूज किया जा रहा है, जिसको महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप लिखेंगे शिक्षण विधि के क्षेत्र में प्रकृतवाद की देन महत्वपूर्ण है। शिक्षण की विधि के अगर क्षेत्र में देखें तो जो प्रकृतवाद है उसकी भूमिका जो है, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध क्रांति है। मतलब जो पहले शिक्षण विधियां दी जाती थी, पुराने समय में दी जाती थी, और जो परंपरागत शिक्षण विधि चली आई है कि जैसे दादा को पढ़ाया गया था वैसे आज आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इन सभी विधियों के क्या करता है, विरुद्ध क्रांति के रूप में है। मतलब उनको परिवर्तित करना चाहता है। यह रटने और निष्क्रिय अभ्यास का विरोध तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करता है। मतलब बोलता है ये रटने का विरोध करता है कि बालक को रटाओ मत। निष्क्रिय अभ्यास मतलब कोई ऐसा अभ्यास ना कराओ जिसमें कोई क्रिया ही ना हो, ठीक है। और उन सभी का क्या करता है, ये विरोध करता है। ये समर्थन किसका करता है, तो ये कहता है कि करके बालक स्वयं करे और खुद सीखे, ठीक है। अनुभव द्वारा सीखने, करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का ये क्या करता है, समर्थन करता है। और रटने और निष्क्रिय अभ्यास का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इसके बारे में, रूसो की सलाह है, क्या सलाह है कि जिस पर प्रकृतवाद की सब शिक्षण विधियां आधारित हैं यह थी। मतलब बोलते हैं कि प्रकृतवाद की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो केवल एक ही चीज पर आधारित हैं। वो किस पर आधारित हैं, जो यहाँ पर बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। क्या करो, छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। क्या करे, वो एक्सपीरियंस के द्वारा किसी चीज को सीखे, उनको लर्न करे। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं। क्या मतलब बोलते हैं कि अगर आपका पढ़ाने का मन भी कर रहा है या आप पढ़ाना चाहते हो, जरूरी लगता है कि पढ़ाना ही चाहिए, तो आप क्या उसको कार्य के द्वारा, काम के द्वारा ही उसको पढ़ाएं, उसको समझाएं। शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। मतलब बोलते हैं
आप क्या करें, शब्द का सहारा तभी लें जब आपका क्या कार्य करना संभव ना हो, तभी आप शब्द का सहारा लेंगे, नहीं तो आप उसको कार्य के द्वारा ही सिखाएंगे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे प्रकृतवादियों ने शिक्षा को खेल विधि का उत्तम मतलब प्रकृतवादी जो हैं उन्होंने शिक्षा की जो खेल विधि है उसको सबसे अच्छा बताया है। अतः प्रकृतवादियों के सिद्धांत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया है। कौन कौन सी दिया है? पहली जो शिक्षा पद्धति आपकी आती है वो आपकी आते हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति, दूसरा आपका आता है डाल्टन पद्धति, तीसरा आपका आता है मॉन्टेसरी पद्धति, चौथा आपका आता है निरीक्षण पद्धति और चौथा आपका आता है खेल पद्धति। और भी पद्धति हैं, और भी विधियां हैं, और भी सिस्टम हैं, बट हम इतने के बारे में 5 के बारे में जानने बहुत हैं। एक एक को आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप केवल इनका नाम ही जानें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। आई होप आपका 6वां नंबर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 7वां प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब जो कुछ भी आप आदर्शवाद के बारे में जानते हैं वो आप बता सकते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको सीख लेना है, जान लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हेंडरसन एक जो है आपके दार्शनिक थे, उनके अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, आदर्शवाद के बारे में बताते हुए लिखा है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर क्या करता है, बल देता है। मतलब जो आदर्शवाद है वो मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर क्या करता है, बल देता है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है, उसको बढ़ाने का ज़्यादा प्रयास करता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब बोलते हैं कि इसका कारण केवल एक ही है कि जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं वो मनुष्य और जीवन दोनों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं या इम्पोर्टेंट पहलू हैं। आप कहेंगे आगे, आदर्शवादियों को विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क का स्थान ले सकता है। मतलब आदर्शवादी यह मानते हैं कि जो मनुष्य का दिमाग है वो सीमित है, ठीक है, बट अगर कोशिश किया जाए, अगर प्रयास किया जाए तो वो एक असीमित रूप धारण कर सकता है। मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है, जो भी असंभव है वो भी कर सकता है मनुष्य। ठीक है, वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। क्या मानते हैं कि मनुष्य मानते हैं कि व्यक्ति जो है और संसार, व्यक्ति और संसार जो है ये दोनों बुद्धि की क्या है, अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। वो क्या मानते हैं कि जो भौतिक संसार है उसकी अगर आप व्याख्या करना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा, आप जो है उसको मस्तिष्क के द्वारा ही कर सकते हैं। उनका मानना यह है, क्या बोलते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की ही अभिव्यक्तियां हैं। मतलब बुद्धि के द्वारा ही ये दोनों हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, बुद्धि ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आई होप ये आपका 7वां नंबर क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक और भी आप देख सकते हैं। हेंडरसन के बाद आपके आ जाते हैं बुबाकर महोदय। इन्होंने जो है आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। आदर्शवाद क्या मानते हैं, आदर्शवादी मानते हैं कि अगर आप संसार को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है, आपका मस्तिष्क है। उसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। मतलब बोलते हैं उसके लिए अगर देखें तो इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे। क्या मानते हैं कि मस्तिष्क जो है वो संसार को समझने में लगा रहे, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। किसी बात को इससे अधिक वास्तविक नहीं दी जा सकती। मतलब बोल रहे हैं कोई ऐसी बात इसके अलावा नहीं है जिसको हम इससे ज़्यादा वास्तविकता दे सकें। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की ही कल्पना होगी। मतलब बोल रहे हैं किसी बात को अगर आप मस्तिष्क से ज़्यादा समझना चाहते हैं तो वो केवल एक मस्तिष्क की ही कल्पना हो सकती है, अलग से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आदर्शवादी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आदर्शवाद के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। कुछ अगर जो कुछ भी आप आदर्शवादी विचारक के नाम जानते हो 2 4 10 उनके बारे में आप बता दीजिए। जिसमें से आप लिखेंगे कि आदर्शवाद के संस्थापक किनको माना जाता है। प्लेटो महोदय को माना जाता है कि ये आदर्शवाद के संस्थापक हैं। प्लेटो की ही विचारधारा को आधार बनाकर आदर्शवाद का विकास करने वाला मुख्य विचारक कौन कौन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। पहले आपके आ जाते हैं दकार्ते जी आ जाते हैं, दूसरे आपके आ जाते हैं स्पिनोजा जी आ जाते हैं, तीसरे आपके आ जाते हैं
लाइबनिज जी आ जाते हैं, उसके बाद आपके आ जाते हैं बर्लेक जी बर्कले जी आ जाते हैं, फिर कॉन्ट जी आ जाते हैं, फिर फिक्टे जी आ जाते हैं, फिर हीगल जी आ जाते हैं, फिर आपके सैलिंग महोदय, फिर उसके बाद शोपनहावर जी, और भी लोग हैं जो इतने नाम यहाँ पर मुख्य दिए गए हैं जो आपने यहाँ पर याद कर सकते हैं। इतने लोग जो हैं इन्होंने क्या किया है, आदर्शवाद को विकसित करने का कार्य किया है। हालांकि इसके संस्थापक कौन थे, आपके प्लेटो जी थे। ठीक है, आदर्शवाद के संस्थापक कौन थे, प्लेटो जी थे, और उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य, आप कह सकते हैं विकसित करने का कार्य, इतने लोगों ने किया है। और भी लोग हैं जो यहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं। आगे लिखना है आपको, आदर्शवाद की इस विचारधारा को आधार बनाकर शिक्षा स्वरूप को निर्धारित करने वाला प्रमुख आधुनिक शिक्षा शास्त्री कौन था, पेस्टोलॉजी था, हर्बर्ट स्पेंसर था, उसके बाद फ्रोबेल जी थे। मतलब इतने लोग थे जिन्होंने क्या किया, आदर्शवाद की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने बेस बनाया और शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित कर दिया, शिक्षा के स्वरूप को तैयार कर दिया। उसमें से कौन कौन से लोग थे, उसमें से प्रमुख आपके कौन आते हैं, पेस्टोलॉजी जी आते हैं, हर्बर्ट जी आते हैं और फ्रोबेल जी आते हैं। ये 3 लोग आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं 8वें नंबर प्रश्न का जवाब। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो आप लिखेंगे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। मतलब कई सारी ऐसी दार्शनिक विचारधाराएं आई हैं जिन्होंने विभिन्न, क्या मतलब सभी ने, मान लीजिए जितनी भी विचारधाराएं आई हैं, दार्शनिक विचारधाराएं, सभी ने क्या किया है, शिक्षा को कहीं ना कहीं पे प्रभावित किया है। शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मतलब बोलते हैं कि शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति, शिक्षा का जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी प्राप्ति हो सके, यही आदर्शवादी शिक्षा का क्या है, मेन टारगेट होता है। मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है। क्या है, मनुष्य में जो एक बुद्धि है वो कैसी है, विलक्षण शक्ति है, जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। बुद्धि के सहारे ही क्या कर सकता है मनुष्य, जो उसके आसपास का वातावरण है उसको जिस अनुकूल चाहता है उस अनुकूल बना सकता है। स्वयं वातावरण का दास ना होकर नहीं रहता। मतलब वो बताते हैं कि स्वयं वातावरण का दास होकर वो नहीं रहता है, वो चाहे अपने अनुसार वातावरण को चेंज भी कर सकता है, अपने अनुकूल बना भी सकता है। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मतलब व्यक्ति का उन्नयन, मतलब व्यक्ति आगे बढ़ सके, व्यक्ति ऊंचा उठ सके, यही आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। मतलब बोलते हैं कि जो मानव जाति है उसके द्वारा जो संचित, मतलब इकट्ठा की गई जो संस्कृति है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। ठीक है, संक्षेप में अगर आप बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं, आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जो व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार की, मतलब व्यक्तिक उन्नति भी हो सके और सामाजिक उन्नति हो सके, उसमें ये जितना सहयोग हो सकता है, जितना योगदान हो सकता है, जितना ये हेल्प कर सकता है, उतना आदर्शवाद करे। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आदर्शवादी शिक्षण विधियों को संक्षेप में लिखिए। आदर्शवादी शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो लिखेंगे, आदर्शवादी सुकरात ने जो है कौन सी, प्रश्न विधि के बारे में बताया है। प्लेटो ने संवाद विधि के बारे में, अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि के बारे में, हीगल ने तर्क विधि के बारे में, हर्बर्ट ने निर्देश विधि को अपनाने पर बल दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सुकरात ने प्रश्न विधि को, प्लेटो ने संवाद विधि को, अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि को, हीगल ने तर्क विधि और हर्बर्ट ने निर्देश विधि को अपनाने पर क्या किया है, जोर दिया है, बल दिया है। कुछ आदर्शवादी व्याख्यान और अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी आदर्शवादी हुए हैं जो मानते हैं कि व्याख्यान के द्वारा, मतलब किसी चीज़ की अगर आप व्याख्या कर रहे हैं, जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूं, उसके द्वारा भी व्यक्ति सीख सकता है। किसी चीज़ के अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस के द्वारा भी सीख सकता है, और आवृत्ति द्वारा भी, अभ्यास एवं आवृत्ति के द्वारा भी क्या कर सकता है, व्यक्ति सीख सकता है। कुछ ऐसे भी आदर्शवादी हुए हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। फ्रोबल महोदय ने क्या माना है, फ्रोबल महोदय खेल द्वारा शिक्षा, और पेस्टोलॉजी जी ने अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, फ्रोबेल जी मानते हैं कि खेल के द्वारा शिक्षा ज़्यादा बेटर दी जा सकती है, और पेस्टोलॉजी जी मानते हैं कि अभ्यास और आवृत्ति के द्वारा हम शिक्षा को और बेहतर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने आपके आदर्शवादी हों, चाहे आपके प्रकृतवादी हों, चाहे आपके मतलब
जितने भी आपके दार्शनिक आप कह सकते हैं, जितने भी आपके दार्शनिक हुए हैं सभी ने अपनी अलग अलग विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। देखिए जितने आपके पाश्चात्य दर्शन हैं सभी को एक चपेटे में लाया जा रहा है और उनसे जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आपको यहाँ पर एक एक करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखते रहना है। अभी आपके मात्र 11 प्रश्न हुए हैं, अभी ये वीडियो और चलेगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को रोक दीजिए, काट दीजिए, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा, दोबारा देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है दिमाग अशांत हो, ऐसी परिस्थिति दिन में कई बार बन जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रयोजनवाद के बारे में। तो आप लिखेंगे प्रयोजनवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के प्राग्मेटिज्म का हिंदी अनुवाद है। क्या है? प्रैग्मेटिज्म का हिंदी अनुवाद है। प्राग्मेटिज्म की बात करें तो ये शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्रेग्मा। क्या है? प्रेग्मा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया अथवा किया गया कार्य। क्या होता है? क्रिया अथवा किया गया कार्य इसका अर्थ होता है। तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो प्रयोजनवाद उस विचारधारा का सूचक है जो क्रिया प्रधानता में विश्वास करती है, मतलब जो कार्य करने वाले चीज़ों पर ही विश्वास करती है। प्रयोजनवादी विचारधारा में क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। क्या मानते हैं? जो आपकी प्रयोजनवादी विचारधारा है इसमें क्रियाशीलता मतलब कार्य करना और जो व्यवहारिकता है दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर इसके फल के अनुसार विचार अथवा क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब बोलते हैं प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि पहले हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं अथवा प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद जो है फल के अनुसार जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग विचार करते हैं अथवा फिर क्रिया का हम निर्माण करते हैं। इसलिए प्रयोजनवाद को व्यवहारिकतावाद या फिर फलवाद भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद को और किस नाम से? व्यवहारिकतावाद के नाम से या फिर आप कह सकते हैं फलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी आपको प्रयोजनवाद जो आपका है इसको परिभाषित करते हुए आपके कौन रस्क महोदय ने लिखा भी है। क्या लिखा है? कि प्रयोजनवाद प्रकृतवाद एवं हीगेल के अथवा चरम आदर्शवाद, ठीक है, दोनों का विरोध का है। मतलब बोलते हैं जो प्रयोजनवाद है आप माने अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं प्रकृतवाद या जिसे प्रकृतवाद तथा हीगेल या फिर आप कह सकते हैं जो आपका चरम आदर्शवाद है, इन दोनों का क्या करता है? विरोध करता है। आपका कौन करता है? प्रयोजनवाद। या आपके कौन कहते हैं? रस्क महोदय जी कहते हैं। जेम्स बी प्रेट महोदय जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ठीक है, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान तथा वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। प्रयोजनवाद क्या करता है? हमें अर्थ के सिद्धांत के बारे में बताता है, ठीक है, सत्य के सिद्धांत के बारे में, ज्ञान के बारे में और वास्तविकता के सिद्धांत के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रयोजनवाद का लक्ष्य, मतलब प्रयोजनवाद का टारगेट क्या होता है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे प्रयोजनवाद के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहले कौन से हैं? पहला बताया गया है प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई पूर्व निश्चित लक्ष्य नहीं मानता है। मतलब प्रयोजनवाद, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का कोई पहले से ही निश्चित किया हुआ लक्ष्य नहीं मानता है। लक्ष्य निश्चित होता रहता है, व्यक्ति अपने लक्ष्यों का निर्धारण स्वयं करता है। मतलब बोलते हैं टारगेट बनते रहते हैं और जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है वो अपने टारगेट का निर्धारण खुद कर लेता है, स्वयं से कर लेता है, सेल्फ में कर लेता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पहले से ही किया जाए। दूसरा जो इसका लक्ष्य बताते हैं वो है कि व्यक्ति अपने लिए मूल्यों का निर्माण स्वतः करता है। व्यक्ति क्या करता है? अपने लिए जो उसके लिए मूल्य आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं वसूल कह सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहें, तो वो अपने लिए मूल्यों का निर्माण क्या करता है? स्वयं ही करता है। और आगे प्रयोगवाद जीवन मूल्य को पूर्व निर्धारित नहीं मानता है। प्रयोगवाद क्या करता है? जो जीवन मूल्य होते हैं उनको नहीं मानता कि ये पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। उसके अनुसार व्यक्ति अपने लिए मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है। उसके अनुसार क्या होता है? व्यक्ति अपने लिए जो मूल्य होते हैं उनका निर्माण
खुद करता है। ठीक है, तीसरा चीज आप यहां पर लिखेंगे कि लक्ष्य क्रिया से अलग नहीं होता है। क्या होता है? तीसरा लक्ष्य बताते हैं कि जो लक्ष्य होता है वो कार्य से अलग नहीं होता है, क्रिया से अलग नहीं होता है। यह कथन शिक्षा शास्त्री डीबी का है। कौन कहते हैं? आपके डीबी महोदय जी कहते हैं व्यक्ति जो क्रिया करता है वही उसका लक्ष्य होता है। मतलब बोलते हैं व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा उसी प्रकार का उसका टारगेट बनेगा। लक्ष्य यही होता है कि वह जो क्रिया कर रहा है वह सफलतापूर्वक चले। मतलब लक्ष्य यही मानते हैं कि जो कार्य कर रहा है वो सफलतापूर्वक चलता रहे, यही उसका मेन टारगेट होता है। ठीक है, आई होप आपका 12 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निषेधात्मक शिक्षा क्या है। तो इसके बारे में रूसो महोदय ने बताते हुए लिखा है कि निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो उसे ग्रहण करने वाली इंद्रियों से पहले संपुष्ट बनाती है। मतलब बोलते हैं जो निषेधात्मक शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा होती है जो उसे ग्रहण करने वाली इंद्रियां, मतलब जो इंद्रियां उसको ग्रहण कर रही हैं पहले उसे क्या बनाती है? संपुष्ट बनाती है। और ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से बालक में तर्क शक्ति का विकास करने का अवसर प्रदान करती है। मतलब ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से, मतलब ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग है उनका सही उपयोग हो सके और उसके द्वारा बालक में तर्क शक्ति का विकास अच्छे से हो सके और उनको ये अवसर देती है कि उनका विकास अच्छे से हो, ताकि उसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। उसके भविष्य का मार्ग क्या हो सके? प्रशस्त हो सके। ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से बालक तक पहुंचाना सच्ची शिक्षा है। मतलब बोलते हैं जो ज्ञान है उसको आप प्रत्यक्ष रूप से बालक के सामने पहुंचा देते हैं, वही आपकी सच्ची शिक्षा कहलाती है। निषेधात्मक शिक्षा सुस्ती का समय नहीं वरन उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। मतलब बोलते हैं निषेधात्मक शिक्षा को आप ये मानिए, ये मत मानिए कि ये सुस्ती का समय है, एकदम आराम से आप बैठ के करें, ये बिल्कुल उसके उल्टा होता है। यह त्रुटियों से बालकों की रक्षा करती है। क्या करती है? जो बालक गलतियां करते हैं उनसे उनकी रक्षा करती है, ना कि उसे सद्गुण प्रदान करती है। मतलब सद्गुण तो नहीं प्रदान करती है, बट जो बालक गलतियां करते हैं उनको सुधारने का प्रयास करती है, उनसे बचाने का प्रयास करती है और ऐसे मार्ग की ओर ले चलती है जिससे उचित अवस्था तक पहुंचने पर वह सत्य को प्राप्त कर सके। मतलब बोलते हैं और वो ऐसे मार्ग पे ले जाती है जिससे अगर आप उचित अवस्था तक पहुंचने पहुंचते हैं, अगर आप उचित अवस्था तक वहां तक पहुंचते हैं तो वो क्या हो सकता है? सत्य प्राप्त कर सकता है, सत्य जो कुछ भी है उसको उसको हासिल कर सकता है और साथ ही अच्छाई को भी पहचान सके। ठीक है, और क्या कर सके? अच्छाई को भी पहचान सके। इतनी बड़ी बात रूसो महोदय ने लिखी है। किसके बारे में लिखी है? निषेधात्मक शिक्षा के बारे में लिखी है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा देने के क्रम में बालकों की विभिन्न रुचियों का विश्लेषण करके यह जाना जाए कि उसकी कौन सी रुचि समाज हित में है। मतलब बोलते हैं यथार्थवादी ये कहते हैं कि शिक्षा देने के क्रम में हम बालक की विभिन्न रुचियों का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी उसकी कौन सी रुचियां ऐसी हैं, कौन सा ऐसा उसका इंटरेस्ट है जो समाज के हित में है। ठीक है, उन्हीं रुचियों का विकास शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए और जो वो रुचि हैं जो समाज के हित में हैं उन सभी को क्या करेंगे? हम डेवलप करेंगे, विकसित करने का प्रयास करेंगे। इन सामाजिक हित की रुचियों का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब ये जो सामाजिक हित की रुचियां हैं इनका जब हम विकास करेंगे यही हमारा क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा देना है। मतलब बोलते हैं यथार्थवाद के अनुसार अगर देखें तो शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जाए कि व्यक्ति सभी प्रकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और सुखदय समाज का निर्माण करने में योग दे सके। मतलब बोल रहे हैं कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल यही है कि व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे व्यक्ति जो है सुखपूर्वक, मतलब सुख के साथ में अपना जीवन व्यतीत करे और साथ ही साथ सुखद समाज का निर्माण करने में जो भी उसका योगदान हो सकता है, छोटा बड़ा हेल्प करे, उसको योगदान अपना दे पूरा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहीं पर देखें 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यथार्थवाद की शिक्षण विधियों को संक्षेप में लिखिए। मतलब यथार्थवाद की शिक्षण विधियां क्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे यथार्थवाद अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम SR सिद्धांत, ठीक है, में विश्वास रखती है, जिसको हम SR सिद्धांत कहते हैं, उसमें क्या करती है? विश्वास रखती है। यथार्थवाद किस पे? अधिगम के उत्तीबन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम SR सिद्धांत कहते हैं, उस पर विश्वास करती है। उक्त सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी के सामने अधिगम क्रिया का सोच्चतम बिंदु उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाए। छात्र की अनुक्रिया उत्तर के रूप में होगी।
ठीक है, मतलब यहाँ पर बताते हैं कि उक्त सिद्धांत के अनुसार हम क्या करते हैं, शिक्षार्थी के सामने, जो पढ़ने वाला बालक है उसके सामने अधिगम प्रक्रिया का सूक्ष्मतम बिंदु उत्तीवन के रूप में हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने लगते हैं। और छात्र क्या करता है, छात्र की अनुक्रिया उत्तर के रूप में होगी, मतलब जो छात्र उस प्रकार की जो क्रिया करेगा, जो अनुक्रिया करेगा, वही उसका उत्तर होगा। यदि उत्तर सही है तो उसके ज्ञान से उसके अधिगम का दृढ़ीकरण होगा। मतलब बोल रहे हैं कि अगर उत्तर सही है तो हम क्या करेंगे, जो उसका ज्ञान है उसके द्वारा उसके अधिगम, मतलब जो कुछ भी उसने सीख रखा है उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको हम इन्फोर्समेंट, मतलब उसको मजबूती देने का प्रयास करेंगे। यदि उत्तर अशुद्ध है तो उसे पूर्व उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत द्वारा अभिक्रमित क्या किया जाएगा भैया, अभिक्रमित अध्ययन तथा अध्यापन यंत्रों का आविष्कार हुआ है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है यदि उत्तर अशुद्ध हो तो उसे पूर्व उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत द्वारा, इस सिद्धांत पर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर अभिक्रमित अध्ययन, ठीक है, अभिक्रमित अध्ययन तथा अध्यापन यंत्रों का आविष्कार हुआ है। आज शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों विधियों का बड़ा महत्व है। अच्छा, इन दोनों विधियों का क्या है, आज की शिक्षा में हम देखें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दार्शनिक दृष्टि से ये विधियां यथार्थवादी विचार प्रतिबिंब करती हैं। मतलब कह रहे हैं अगर आप दार्शनिक फिलॉसफी के दृष्टि से देखें तो ये जो विधियां ये क्या करती हैं, यथार्थवादी विचार प्रतिबिंबित करती हैं, मतलब उनको हमारे सामने लाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अस्तित्ववाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी की द्विधा, ठीक है, का दर्शन है। क्या है, 20वीं शताब्दी की द्विधा का दर्शन है। अस्तित्ववाद को दर्शन कहने की अपेक्षा दार्शनिक प्रवृत्ति कहना अधिक संगत होगा। मतलब कह रहे हैं कि अस्तित्ववाद को दर्शन कहने से अच्छा है अगर आप इसको दार्शनिक प्रवृत्ति कहें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि परंपरागत दर्शनों के द्वारा प्रस्तुत चिरंतन प्रश्नों का विचार अस्तित्ववादी उस प्रकार से नहीं करता है जिस प्रकार की अभी तक किया जा रहा है। मतलब बोल रहे हैं कि जो परंपरागत दर्शन है उसके द्वारा जो हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे गए हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, उनका विचार अस्तित्ववादी उस प्रकार से नहीं करता है जिस प्रकार की अभी तक किया जा रहा है। ठीक है, परंपरागत दर्शन में सार तत्व को खोजने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु अस्तित्ववादी सार तत्व से पहले अस्तित्व का प्रश्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 नंबर प्रश्न के बारे में बता दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो लिखेंगे अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य निम्नांकित 3 अभिधारणाओं पर आधारित है। कितने, 3 अभिधारणाओं पर आपके आधारित हैं। कौन कौन सी, जिसमें से आपकी पहली अभिधारणा है, क्या है, मनुष्य स्वतंत्र है। क्या है, मनुष्य स्वतंत्र है, किसी के बंदिस्त में नहीं है। उसकी नियति प्रगणभूत नहीं है। मतलब उसकी नियत कैसी है, प्रगणभूत नहीं है, प्रागणभूत नहीं है। वह जो बनना चाहता है उसके लिए वह स्वतंत्र है। मतलब कोई भी उसकी नियत नहीं है कि जो आप चाहे उसको बनाए, दूसरा कोई नहीं तैयार कर सकता है, जो वो चाहेगा वो बन सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। दूसरी जो आपकी अभिधारणा इसमें है वो आपकी क्या है, दूसरी अभिधारणा है मनुष्य अपने कृत्यों का चयन करने वाला अभिकरण है। क्या है, मनुष्य अपनी जो उसकी कृति हैं वो कौन से कार्य करेगा उसको चयन करने वाला क्या है, एक अभिकरण है। उसे चयन की स्वतंत्रता है, कौन सा कार्य करेगा उसके लिए वो स्वतंत्र है, खुद चुन सकता है। तीसरी जो आपकी अभिधारणा है वो क्या है, अपने चयन का पूरा दायित्व उसका है। मतलब जो कुछ भी वो चुनेगा उसका पूरा दायित्व उसके ऊपर होगा, उसका दायित्व दूसरा कोई नहीं उठाने वाला है। अतः अस्तित्ववादी शिक्षा द्वारा बालक में उक्त 3 मूल्यों का विकास करना चाहता है। कितने, 3 मूल्यों का विकास करना चाहता है, अर्थात शिक्षा द्वारा बालक को स्वतंत्र मानव बनाना, ठीक है, जिससे कि वह अपने जीवन के संबंध में
पराश्रित ना रहकर स्वयं अपनी नियति का निर्धारण कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप 17 नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नव यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे केवल साधारण व्यक्तियों तक ही नहीं तक ही यह विचारधारा सीमित नहीं रह सकी। ठीक है, नव यथार्थवाद का विकास साविचार दार्शनिक संप्रदाय के रूप में हुआ। ठीक है, जिसे हम हुआ हाँ, इस प्रकार का यथार्थवाद, इसी का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा गया है, जो नव यथार्थवाद का विकास विचार दार्शनिक संप्रदाय के रूप में हुआ, इसी का इंग्लिश लिखा हुआ। ठीक, आदर्शवाद तथा अध्यात्म शास्त्र के ज्ञान सिद्धांत का विरोध है, जो आदर्शवादी सिद्धांत में निहित है। आदर्शवादियों का विचार है कि अनुभव के गुण अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता के ऊपर निर्भर करता है और अपने आप उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे एक पूर्ण और अविवेकी आत्मगत भावना को दूर करने के लिए इस ज्ञान सिद्धांत को धारण करते हुए यह उनके लिए आवश्यक था कि वे ईश्वर में सार्वभौमिकता ज्ञाता के रूप में विश्वास करें। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जिसके मन में मानव अनुभव के सभी गुण विद्यमान होते हैं, चाहे उन्हें मानव ज्ञाता जाने या ना जाने। ठीक है, क्या चाहे उन्हें मानव ज्ञाता जाने या ना जाने, लेकिन काल बदलने से यथार्थवादियों ने इस प्रकार के तर्क का खंडन किया और इसके स्थान पर अपना अपना ज्ञान शास्त्र बनाया। ठीक है, आगे आप लिखेंगे विज्ञान को बढ़ने तथा मनुष्य द्वारा विभिन्न आविष्कारों को करने में नव यथार्थवाद का विकास हुआ। यह यथार्थवाद का दूसरा रूप रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में 18 नंबर प्रश्न के बारे में बता दीजिएगा। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्लेटो की ह्यूरिस्टिक विधि पर आप क्या समझते विधि से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया कि इस विधि के अंतर्गत किसी तथ्य की स्वयं खोज करनी पड़ती है। मतलब बोल रहे हैं किसी तथ्य की स्वयं खोज क्या करनी पड़ती है, इस विधि के अंतर्गत करनी पड़ती है। वस्तुतः इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक तथा आगमन निगमन विधि का स्वयं समावेश हो जाता है। यह विधि ज्ञानवर्धन के लिए उत्तम है। विज्ञान विषय के लिए यह विधि अति उत्तम है। किसके लिए, विज्ञान विषय के लिए जो ये विधि है, ये आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा में स्वतंत्रता से आपका क्या आशय है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है अपना शासन, अर्थात व्यक्ति अपने अनुशासन में रहता है तो उस अवस्था को स्वतंत्रता कहते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता अनुशासन के अभाव की स्थिति नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्वतंत्रता में जो है अनुशासन नहीं होता है, उसमें अनुशासन का अभाव होता है। अनुशासन होता है, वह स्व अनुशासन होता है। ठीक है, आगे आप लिखिए अनुशासन रहित अवस्था को तो स्वच्छंदता या निरंकुशता कहा जाता है। मतलब बोल रहे हैं अनुशासन रहित, जिसमें अनुशासन नहीं होती है, उस प्रकार की अवस्था को हम स्वच्छंदता या निरंकुशता कहते हैं, स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। स्वतंत्रता इनसे भिन्न अवस्था है। स्वतंत्रता में किसी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था नहीं फैलती। मतलब स्वतंत्रता में किसी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था नहीं फैलाई जाती है। स्वतंत्रता वास्तव में एक सामाजिक तथ्य है। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी अनिवार्य है कि आपकी स्वतंत्रता में किस अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचे। मतलब बोलते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना अनिवार्य है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचे। मतलब आप सोचें कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ, तो इससे आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। मतलब गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, सही चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पाल वर्गीस के अनुसार। देखें तो उन्होंने बताया है सच्ची स्वतंत्रता नियम का पालन करने में निहित है। मतलब किसी नियम का अगर आप पालन करते हैं तो वही सच्ची स्वतंत्रता है। ये आपके कौन मानते हैं, पॉल वर्गीस महोदय जी मानते हैं। वर्गीस महोदय जी मानते हैं स्वतंत्र वातावरण और स्वयं पर नियंत्रण के कारण आती है। मतलब बोलते हैं स्वतंत्र वातावरण और स्वयं पर नियंत्रण करने पर आती है। ठीक है, यह त्याग और
यह त्याग और प्रतिबंधों को सम्मिलित करती है, मतलब ये मानती है कि त्याग और प्रतिबंध दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वास्तव में स्वतंत्रता के लाभ उठाने के लिए भी नियम एवं नियंत्रण अनिवार्य माना जाता है। मतलब बोलते हैं वास्तव में अगर आप देखें तो अगर स्वतंत्रता का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका किसका नियम और नियंत्रण दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है लोकतंत्र में अनुशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे लोकतंत्र में स्व अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। मतलब बोलते हैं जो लोकतंत्र है उसमें अगर हम देखें तो जो स्व अनुशासन होता है उस पर ज़्यादा बल देते हैं। इसमें दमनात्मक अनुशासन के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब बोल रहे हैं ऐसा कोई अनुशासन ना दिया जाए जिससे किसी चीज़ का दमन हो सके, पतन हो सके, ऐसा अनुशासन नहीं मानता है। स्वानुशासन के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। मतलब बोलते हैं अगर आप स्वानुशासन चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर निरंकुशता आ जाए। स्वतंत्रता का एक नियम के रहकर अभी आपको स्वतंत्रता के बारे में बताया ही है। बालक विद्यालय की क्रियाओं द्वारा अपने आवेगों, प्रवृत्तियों आदि पर नियंत्रण करना सीख जाता है। मतलब बोल रहे हैं जो बालक है वो विद्यालय की जो क्रिया होती हैं उनके क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, अपने उसकी जो आवेग होते हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं, उन सबके ऊपर वो नियंत्रण करना आराम से सीख जाता है। विद्यालय की क्रियाओं द्वारा बालक में अपने कर्तव्यों को समझने एवं उनके निर्वाह करने तथा अपने अधिकारों का उपयोग और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भावना आ जाती है। ठीक है, अतः छात्रों को विद्यालय रूपी लोकतंत्रीय वातावरण द्वारा अनुशासित किया जाता है। क्या किया जाता है, जो छात्र होते हैं उनको विद्यालय रूपी एक लोकतंत्रीय वातावरण होता है जिसके द्वारा उनको क्या किया जाता है, अनुशासित किया जाता है। आई होप आपका 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है स्वतंत्रता एवं शिक्षा का संबंध बताइए। स्वतंत्रता और शिक्षा का क्या कैसा संबंध है यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लिखेंगे स्वतंत्रता और शिक्षा का संबंध काफ़ी घनिष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं स्वतंत्रता और जो शिक्षा है इन दोनों का संबंध घनिष्ठ है, इसमें आप कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। अतएव यह निश्चित है कि स्वतंत्रता की शैक्षिक महत्व बहुत है। मतलब बोल रहे हैं जो स्वतंत्रता है उसका अगर शैक्षिक महत्व देखें वो तो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तो प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री इसे शिक्षा का प्रमुख आधार मानते हैं। और इसीलिए क्या मानते हैं, जो प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री हैं वे इसे क्या मानते हैं, शिक्षा का प्रमुख आधार मानते हैं। मतलब मेन बेस इसी को मानते हैं। नवीन शिक्षा में स्वतंत्रता के आधार पर सारी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। मतलब बोल रहे हैं जो नवीन शिक्षा है उसमें स्वतंत्रता, जो नई शिक्षा आ रही है हमारे सामने देखने को मिल रही है, उसमें स्वतंत्रता के आधार पर सारी क्रियाएं क्या की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान समय में प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत यह आवश्यक है कि बच्चे में पूर्ण विकास की ओर ध्यान दिया जाए। मतलब बोल रहे हैं जो वर्तमान समय की प्रगतिशील शिक्षा है इसके अंतर्गत ये आवश्यक हो जाता है कि बच्चे का पूर्ण विकास हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ रुचिकर सामग्री प्रदान करके उपयुक्त वातावरण में स्वतः प्रेरणा एवं आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। मतलब बोल रहे हैं कि उसके सामने कुछ ऐसी सामग्रियां प्रस्तुत की जाएं जो रुचिकर हों, जिसमें बालक का इंटरेस्ट आए, और उपयुक्त वातावरण में स्वतः प्रेरणा। ठीक है, मतलब जो उसके पास वातावरण है उसमें वो स्वयं से प्रेरणा, मतलब स्वयं से मोटिवेशन लेकर के आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। मतलब उसके अंदर जो चीज़ें विद्यमान हैं उनको हमारे सामने प्रस्तुत कर सके, ऐसा उनको अवसर दिया जाए। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षा में छात्रों को प्रत्यक्ष निरीक्षण, खोज, प्रयोग तथा वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्ति के लिए अवसर दिए जाएं। मतलब बोल रहे हैं इसके अलावा ये भी किया जाए कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें छात्रों को प्रत्यक्ष निरीक्षण, साथ ही साथ खोज और उसके बाद प्रयोग तथा वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या किए जाएं, जितने अवसर चाहिए उतने अवसर उनको प्रदान कराए जाने चाहिए। ठीक है, अवसर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चय है कि यदि स्वतंत्रता ना दी गई तो शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं। मतलब बोल रहे हैं ऐसी परिस्थिति में यह निश्चय कर सकते हैं कि अगर बालक को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है तो उस प्रकार की शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अरस्तु हाँ, अरस्तु कह रहे हैं, अस्तु यदि शिक्षा का सम्यक विकास करना है तो शिक्षा कार्य के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। मतलब बोल रहे हैं अगर आप शिक्षा का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा कार्य के लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जितनी चाहिए उसको उतना देना ही होगा। आगे अगला प्रश्न जो है 23 नंबर आपसे पूछ रहा है। 22 आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे तत्व मीमांसा को
तत्व शास्त्र या फिर तत्व विद्या या फिर तत्व विचार भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम दिया गया है, तत्व मीमांसा, तत्व शास्त्र, तत्व विद्या या फिर तत्व विचार भी कहते हैं। अरस्तु ने आरंभ में भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया। अरस्तु ने सबसे पहले किसका भौतिक शास्त्र के बारे में पढ़ा, उसके बाद वह दर्शन की तरफ अग्रसर हुए, फिर उसके बाद उन्होंने दर्शन की तरफ अपनी रुचि दिखाई। उस समय दर्शन के अध्ययन के लिए उन्होंने मेटाफिजिक्स एवं तत्व मीमांसा को दिया। उन्होंने उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उस समय उन्होंने अगर कोई दर्शन पढ़ना चाहता था तो उसके लिए उन्होंने मेटाफिजिक्स या फिर आप कह सकते हैं तत्व मीमांसा के बारे में बताया। ठीक है, तत्व मीमांसा दिया। भौतिक शास्त्र विषय के बाह्य रूप के नियमों का अध्ययन करता है। मतलब जो भौतिक शास्त्र विषय है ये जो बाह्य नियम है, बाह्य रूप के जो नियम है उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। कौन कहता है, भौतिक शास्त्र। ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत भौतिक ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौतिक ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। तत्व मीमांसा वस्तु अथवा संसार में सार तत्व को खोजती है। मतलब जो तत्व मीमांसा है वो क्या करती है, वस्तुओं तथा संसार में सार तत्वों को खोजने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से आप 23 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दर्शन की मूल मीमांसा से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मूल्यों के निर्धारक धर्म तथा संस्कृति हैं। मूल्य के निर्धारक कौन कौन से हैं, मूल्य के निर्धारक धर्म भी है और संस्कृति भी है। धर्म और संस्कृति दोनों मूल्य के निर्धारक हैं और इनका अर्थापन दर्शन है। इनका अर्थापन कौन है, इनका अर्थ कौन बताता है हमें, दर्शन बताता है। इस प्रकार मूल्यों की पृष्ठभूमि दर्शन धर्म एवं संस्कृति है। मतलब क्या मानते हैं, मूल्य की जो पृष्ठभूमि है जहाँ से मूल्य तैयार होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, दर्शन के द्वारा, धर्म के द्वारा और संस्कृति के द्वारा ही मूल्य तैयार किए जाते हैं। इसलिए मूल्यों की सार्वभौमिक परिभाषा देना और उसका अर्थापन करना कठिन है। मतलब कह रहे हैं इस तरीके से अगर आप मूल्यों की सार्वभौमिक परिभाषा देना चाहते हैं तो यह भी कठिन है और साथ ही साथ इसका अर्थापन मतलब अगर इसका आप अर्थ निकालना चाहते हैं तो ये भी एक कठिन कार्य है। प्रत्येक दर्शन मूल्यों का अर्थापन अपने ढंग से करता है। जितने भी आप दर्शन पढ़ेंगे सभी लोग जो है मूल्यों के अर्थ को अपने हिसाब से बताएंगे। समाज के अपने मूल्य होते हैं। ठीक है, समाज के क्या होते हैं, अपने मूल्य होते हैं। शाब्दिक अर्थ में मूल्य बात करें, मूल्य व्यक्ति के गुणों को महत्व देता है। मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप शाब्दिक अर्थ में देखना चाहें तो मूल्य क्या करता है, व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उन्हीं को क्या करता है, महत्व देता है। कौन, मूल्य, जिससे व्यक्ति का महत्व बढ़ता है और समाज में आदर सम्मान होता है। यह गुण अथवा विशेषता आंतरिक अथवा बाह्य हो सकती है। मतलब ये जो गुण है या जो विशेषता है ये आपकी आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। मनुष्य से व्यक्ति की उपयोगिता एवं महत्व बढ़ता है। मतलब बोल रहे हैं मूल्य से, मनुष्य कह रहे हैं मूल्यों से क्या होता है, व्यक्ति की उपयोगिता भी बढ़ जाती है और उसका महत्व भी बढ़ जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य की क्या बोल रहे हैं कि व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को इच्छाओं की संतुष्टि को, ठीक है, इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है दर्शन की मूल्य मीमांसा के बारे में बता दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे तार्किक प्रत्यक्षवाद में तार्किक का अर्थ परंपरागत तर्क शास्त्र से नहीं है। मतलब जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है उसमें तार्किक का अर्थ जो है परंपरागत जो हमारा तर्क शास्त्र चला है उससे हम नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, रसेल ने सन 1903 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स पुस्तक प्रकाशित की। क्या की, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। 1903 में किसने लिखी थी, रसेल महोदय ने लिखी थी। इसके कुछ समय बाद व्हाइट हेड के साथ प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है, क्या प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित हुआ, जिसमें तार्किक या फिर लॉजिकल शब्द के 3 सिद्धांतों का समावेश किया। ठीक है, वो सिद्धांत कौन से हैं, पहला है वर्णन सिद्धांत, दूसरा है प्रारूप सिद्धांत, तीसरा है व्याप्ति सिद्धांत। ठीक है, इन 3 प्रकार के सिद्धांतों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मार्क्सवादी दर्शन में वर्ग संघर्ष से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे आर्थिक दृष्टि से
सशक्त वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता है, मतलब जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे वर्ग का हमेशा शोषण करते आए हैं। वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है वही आप कह सकते हैं मानव जाति का इतिहास है। विश्व इतिहास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों में संघर्ष की श्रृंखला है। मतलब बोलते हैं जो विश्व इतिहास है उसकी अगर हम देखें, विश्व इतिहास की आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति रही हैं वे सभी के लिए क्या रहा है, विरोधी वर्ग के लिए संघर्ष, वही उन्हीं की श्रृंखला ही क्या कहलाई है, इतिहास कहलाई है। इतिहास का निर्माण करने वाले सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन वर्ग आंदोलन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक काल और प्रत्येक दशा में आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष महान आंदोलन को जन्म देते रहते हैं। साम्य की स्थापना के लिए वह पूंजीवादी वर्ग तथा सर्वाहार वर्ग के बीच संघर्ष को वह अनिवार्य मानता है। ठीक है, किसको किसको मानता है, मानते हैं साम्यवाद की स्थापना का, जो साम्यवाद स्थापना के लिए पूंजीवाद और सर्वाहार वर्ग इन्हीं के बीच का जो संघर्ष था यही जो मेन था। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मार्क्सवादी दर्शन में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मार्क्सवादी दर्शन में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है बताना है। तो आप लिखेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ में शोषण का सबसे बड़ा साधन क्या रहा है, अतिरिक्त मूल्य होता था। मतलब जो उनके पास पहला जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा जो पैसा होता था वही उनका सबसे बड़ा क्या होता था, साधन होता था, जिसे वे हड़पते जाते थे। क्या करते थे, हड़पते मतलब इकट्ठा करते जाते थे। किसी तैयार की गई वस्तु, ठीक है, जो भी वस्तु तैयार की जाती थी उसके लिए बाजार में जो मूल्य उस वस्तु को बिक्री के योग्य बनाता था वह श्रमिकों द्वारा लगाए गए श्रम का ही रूप होता था। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु बनाई गई और मान लीजिए बाजार में वो किसी रेट में बेची जा रही है, तो वो क्यों बेची जा रही है, वो श्रमिकों का ही मेहनत है जिसके कारण से वह उस रेट में बिक रही है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु का विनिमय मूल्य का श्रम होता है। मतलब बोल रहे हैं किसी वस्तु का जब आप विनिमय करते हैं, ठीक है, तो जो उसका विनिमय मूल्य होता है, मतलब जो आप बेच रहे हैं उसका जो पैसा होता है वो क्या होता है, श्रम होता है, मेहनत का पैसा होता है जो उसे तैयार करने में लगाया जाता है। ठीक है, मार्क्स के शब्दों में देखें तो अतिरिक्त मूल्य एक मजदूर द्वारा प्रस्तुत मजदूरी के मूल्य एवं उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त मजदूरी का अंतर है। क्या बताते हैं आपके यहाँ पर मार्क्स महोदय जी, बताते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो एक मजदूर के द्वारा जो प्रस्तुत मजदूरी, मतलब मजदूर के द्वारा जो मजदूरी की गई है उसका जो मूल्य है और जो उसको मूल्य मिल रहा है उन दोनों के बीच का, मतलब एक्चुअली जितना उसने मेहनत किया उसका जो पैसा और जो उसको रियलिटी में मिल रहा है उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। किसके द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 28 नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो आप लिखेंगे, प्लेटो ने शिक्षा को युवकों तथा अधिक आयु वाले व्यक्तियों के सद्गुण उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया बताइए। प्लेटो ने क्या बताया है कि प्लेटो ने शिक्षा को युवकों तथा अधिक आयु वाले व्यक्ति, मतलब जो युवक लोग हैं या फिर आप कह सकते हैं जो अधिक आयु वाले लोग हैं उनके अंदर सद्गुण उत्पन्न हो, उनके अंदर सद्गुण का विकास हो सके, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। उनके अनुसार यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को नागरिकता के गुणों एवं आदर्शों की प्राप्ति कराए। मतलब बोलते हैं कि उनके अनुसार जो प्रक्रिया है वो एक ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, व्यक्तियों को नागरिकता तथा नागरिकता के गुण, मतलब जो नागरिकता उसके गुण हो एवं आदर्शों की प्राप्ति कराए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं और आज्ञा पालन एवं शासन करना सिखाए। क्या क्या कराए, आज्ञा पालन भी सिखाए और उनको शासन करना भी सिखाए। जो शिक्षा इस कार्य को पूर्ण नहीं करती है वह निरर्थक है। मतलब बोल रहे हैं जो इस कार्य को शिक्षा ना पूर्ण करे वो शिक्षा क्या है, निरर्थक है। वह शिक्षा जो शारीरिक शक्ति बढ़ाए, धन को प्राप्त कराए अथवा चालाकी सिखाए, निम्न कोटि की शिक्षा। मतलब बोलते हैं ऐसी शिक्षा जो हमें शारीरिक शक्ति हमारी बढ़ाए या धन को प्राप्त कराए या फिर हमें चालाकी सिखाती है तो ऐसी तुच्छ शिक्षा कहलाएगी, निम्न शिक्षा कहलाएगी, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, प्लेटो जी का।
अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा अनुशासन क्या है? तो आप लिखेंगे प्लेटो ने किसी एक पक्षीय अनुशासन का समर्थन नहीं किया, मतलब कोई एक पक्ष का अनुशासन, ऐसा वो किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। उसका कहना था कि व्यक्ति के विभिन्न पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक को अनुशासित करना चाहिए, तभी अनुशासन आत्म अनुशासन एवं सामाजिक अनुशासन उत्पन्न हो सकेगा। इस संबंध में उसे व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को अनुशासित करने के लिए कुछ क्रियाओं एवं विषयों का अध्ययन आवश्यक बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 29 नंबर का भी जवाब दे दीजिएगा। बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि बालक जो भी अपने जीवन में सीखता है वही शिक्षा है। ठीक है, सीखने का तात्पर्य पूर्व अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से है, अर्थात पूर्व अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। इस बात को हम शिक्षा की संकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा की संकल्पना भी कहते हैं। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। तो आप लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि बालक को शक्तिशाली बनाओ तो वह कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं कि बालक को अगर हम शक्तिशाली बनाएं तो वह कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना है, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करता है, उनकी ज्ञानेंद्रियां विकसित हो सके ताकि उनका ठीक ठाक उपयोग कर सके। रूसो के विचार से किशोर काल में उसकी शिक्षा होनी चाहिए। रूसो के अनुसार उसकी शिक्षा कब होनी चाहिए? जब बालक किशोर काल में होता है उसी समय उसकी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे उसे परिश्रम, शिक्षा और अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर मिले। मतलब बोल रहे हैं जिससे क्या हो सके, वो परिश्रम, मेहनत करने का, शिक्षा प्राप्त करने का और अध्ययन करने के लिए जितना अवसर चाहिए, जितना समय चाहिए उतना उसको मिल सके, वह उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करे। मतलब जो उसके लिए उपयोगी और व्यवहारिक है वो ज्ञान प्राप्त हो, जिससे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिले, जिससे उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनालिटी है उसको विकास कर सके, डेवलप कर सके, उसमें सहायता मिले। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का विकास करना है। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? क्या है? जो भावनाएं होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको डेवलप करे। रूसो का कथन है कि हमने अमील के शरीर, ठीक है, मतलब बोलते हैं, रूसो का कथन है कि हमने एमील के शरीर, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों तथा बुद्धि को प्रबल बना दिया। ठीक है, अब हमें उसे हृदय देना है। मतलब बोलते हैं कि उसकी जो सारी शरीर है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और उसकी जो बुद्धि है, उनको हमने क्या प्रबल बना दिया, मजबूत बना दिया। बस हमें क्या हृदय देने की आवश्यकता है। रूसो का विचार है कि बालक को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना तथा उसे एक नया मनुष्य बनाना है, ना कि उसे किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना है। इस तरीके से आप जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बता दीजिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।